तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके स्टार्ट में जो सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस होता है केमिकल कॉम्बिनेशन में, हम डिस्कस कर गए कि हाउ द सब्सटेंसेस कंबाइन विथ ईच अदर एंड हाउ दे रिएक्ट, कि सब्सटेंसेस किस तरह से साथ में रिएक्शन करते हैं और किस तरह से साथ में कंबाइन होते हैं। केमिकल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और यहीं पर आकर हम शुरू के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आप कैलकुलेटर को भी यूज़ करेंगे। मोल, एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को। इस तरह की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम चैप्टर 2 में केमिकल कॉम्बिनेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन कुछ लॉज को फॉलो करता है, कुछ कवानीन को फॉलो करता है, तो उसको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि व्हेन एवर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, अब केमिकल रिएक्शन खुद क्या चीज़ होती है कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पे कि जब लकड़ी है उसको आग लगाई जाती है तो फिर वो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। या रोटी है तो रोटी को जब आटा है, आटे को जब पकाया जाता है तो फिर वो रोटी में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इस तरह लोहा अगर है, आयरन है, और वो देर तक अगर हवा में ऐसे ही पड़ा रहे तो उस सूरत में क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जंग में रस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, दे इज़ ऑल आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे हैं जो हमारे अतराफ़ में इर्द गिर्द हर जगह पर हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है वो 4 रूल्स को या 4 लॉज को फॉलो कर रहा होता है, जो हमने फिज़िकल केमिस्ट्री में ब्रांच में पढ़ा था ना, कि लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं पर हम कुछ लॉज को डिस्कस करने वाले हैं जो एक्चुअल में एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। ठीक है, देयर आर 4 लॉज जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उन चारों को एक्सप्लेन करना है, इन चारों को पढ़ना भी है चैप्टर 2 में, लिखना भी है, याद भी करना है, सब करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब ये लॉ क्या बताता है, ये फर्स्ट लॉ जो है। ठीक है, तो कंजर्वेशन के मतलब होते हैं बका, इसको उर्दू में कह सकते हैं कानून बकाए कमियत। ठीक है, मास के मतलब तो वेट, वज़न। ठीक है, और कंजर्वेशन मतलब होता है बच जाना, किसी चीज़ का बचा रह जाना। ठीक है, मतलब उसके अंदर ना तो कमी हो ना तो ज़्यादती हो, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। मतलब उसमें वो बच गया है, ना उसमें कमी हो रही है ना उसके अंदर ज़्यादती हो रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो पेश किया था एक साइंटिस्ट ने, एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था लवॉइज़ियर। ठीक है, तो लवॉइज़ियर नाम था उन साइंटिस्ट का जिन्होंने इस लॉ को पेश किया था, इस लॉ को दिया था, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहती है, मतलब ये लॉ कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई भी एक हम पेपर में लिख सकते हैं, दोनों याद होनी चाहिए। सबसे पहले कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मादे को, मैटर को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसको तबाह कर सकते हैं। मैटर को या मास को ना तो उसको हम पैदा कर सकते हैं ना तो हम फना कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्स पैदा हुई है, यूनिवर्स जो बनी है, दैट इज़ 14.7 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। मतलब यूनिवर्स को पैदा हुए हुए काफ़ी लंबा वक्त हो चुका, तो 14.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 14.7 खरब साल जिसको हम कहते हैं। इतने साल पहले जो है वो ये दुनिया, जिस यूनिवर्स में, जिस कायनात में हम रहते हैं, वो कायनात, वो यूनिवर्स इतने साल पहले बनी थी। और जब यूनिवर्स बनी तो उससे पहले तक कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो एक छोटे से पॉइंट पर थी। जितनी भी पूरी दुनिया, ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, ठीक है, पहाड़, समंदर, हर कुछ जितना भी दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखता है, इस ये कायनात में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आपको दिखता है, वो सब का सब एक पॉइंट पर मुश्तमिल था। इतना बड़ा पॉइंट था, इससे भी छोटा पॉइंट था। वो सारे आसमान, सारी ज़मीनें, सारी आसमानें, सारे सितारे, सारे प्लैनेट्स और सारे खेत, लहलहाते खेत, सारे चरिंद परिंद जानवर, सारे ज़मीन व आसमान, सब कुछ इस छोटे से नुक्ते के अंदर मौजूद था। ठीक है, इसको साइंस कहते हैं सिंगुलैरिटी। डिटेल में जब आप साइंस की स्टडी करेंगे ना तो उसमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। हर कुछ इसके अंदर थे। फिर क्या हुआ, इसी पॉइंट के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो है एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसको साइंस कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग एक्सप्लोजन, बड़ा धमाका। तो जब वो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जिसको कुरान पाक भी साबित करता है,
है सूरह अनकबूत के अंदर कि बेशक ज़मीन और आसमान साथ में बाहम मिले थे, जुड़े हुए थे, और अल्लाह ताला ने एक धमाके से उनको फाड़ के अलग कर दिया। ठीक है, एक धमाके से वो अलग हो गए। तो साइंस इसी जिसको कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, कि जब वो सिंगुलरिटी थी, वो पॉइंट था जब वो धमाके से फटा, तो उसी वक्त जो है वो दो चीज़ें पैदा हुई, एक तो मैटर मादा पैदा हुआ और दूसरी चीज़ एनर्जी पैदा हुई। और ये दोनों चीज़ें स्टार्ट में जितनी थी सेम उतनी ही जो है वो बाद में भी रहीं। मतलब मादा जितना पैदा हो गया वो 14.7 बिलियन ईयर्स अगो, और एनर्जी जितनी पैदा हो गई वो पहले भी उस वक्त से लेकर आज तक उतनी ही है। ना उसमें एक मतलब ना उसमें कमी हुई है, ना उसके अंदर ज़्यादती हुई है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मादा आप पैदा नहीं कर सकते, ना आप उसको फना कर सकते हैं। हाँ, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मास को डिफरेंट फॉर्म्स में आप उसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई चीज़ पैदा नहीं होती, याद रखना, मिसाल जैसे आप रोटी को आप पैदा नहीं करते, रोटी का वज़न पैदा नहीं होता, आटा जो है वो रोटी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आटा ही नहीं हो आपके पास और आप जो है वो चुटकी बजाएं और रोटी बन जाए, सामने रोटी आ जाए फ़ौरन से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चूँकि आप मादा पैदा नहीं कर सकते, मैटर को आप पैदा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि अगर आप 5 किलो गोश्त और 5 किलो चावल मिलाओगे तो 10 किलो बिरयानी ही बनेगा। अगर दोनों 5 केजीज़ मिलाओगे तो बिरयानी 10 केजी बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 किलो बिरयानी बन जाए कि भाई हमने 5 किलो चावल 5 किलो गोश्त मिलाया था तो बजाय 10 किलो बनने के 20 किलो बिरयानी बन गया। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आपके रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही आपके प्रोडक्ट का मास होगा। जितना आपने मिलाया होगा ना रिएक्टेंट, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, उससे 1 ग्राम भी ज़्यादा या कम नहीं बन सकता। ठीक है, ये पहला लॉ है जो बड़ा सिंपल है और आसान से समझ में आ जाता है कि मादे को हम पैदा नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, या जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। बात समझ में आई स्टेटमेंट कि ये बात बताता क्या है। ठीक है, ये सबसे पहला और बहुत बेसिक फंडामेंटल लॉ है केमिस्ट्री का, कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एक फ्रेंच केमिस्ट लवॉइजर ने पेश किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि भाई रिएक्शन से पहले जितना भी केमिकल्स का जो मास होगा वो रिएक्शन के बाद के मास के बराबर होगा। मतलब मास के रिएक्शन के दौरान कोई भी मास पैदा नहीं होता, मैटर ना पैदा होता ना मैटर डिस्ट्रॉय होता है। सही है, तो वो मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बराबर होता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें याद रखें कोई रिएक्टेंट होता है लेफ़्ट साइड पर, और वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। जो चीज़ें साथ में रिएक्शन कर रही होती हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चेंज होकर जो बन जाती हैं बाद में उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कि लेट से कि अगर आप जो चीज़ें, जैसे कि आपने लकड़ी लिया, ठीक है, लकड़ी को आपने जला दिया तो वो कोयला बन गया, तो जो वुड है आपके पास, जो लकड़ी है, दैट इज़ अ रिएक्टेंट, और जलने के बाद, रिएक्शन के बाद जब वो बन जा रहा है, दैट इज़ कोयला या कोल, सो इट इज़ अ प्रोडक्ट। तो रिएक्शंस में हमेशा रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब कोई भी रिएक्टेंट होता है वो किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कुकिंग वगैरह आप घर पे जब कुकिंग हो रही होती है, जब खाना पकाया जा रहा होता है, तो उसमें हम एक चीज़ को पकाकर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो जितने भी कुकिंग प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अब इसी चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए, इस चीज़ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के भाई रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता, कि वाकई में कि रिएक्शन से पहले का मास रिएक्शन के मास के बराबर होता है, बाद के मास के बराबर होता है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था एच लैंडॉल्ट, एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले केमिस्ट थे, केमिस्ट मतलब कीमियादान थे, जिनका नाम था एच लैंडॉल्ट। इन्होंने 15 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 15 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें उन्होंने साबित किया था कि वाकई में रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के बराबर ही होता है हमेशा। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताना होता है या उसको मैं समझाता हूँ। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट, तो उसने एक एच शेप ट्यूब लिया। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ये एक ट्यूब यहाँ पर आपको मैंने दिखाया एच शेप, तो इस वाले ट्यूब को हम कहते हैं एच शेप्ड, और ये आर पार देख सकते हैं इसे, तो ट्रांसपेरेंट है ये एच शेप ट्रांसपेरेंट, और ग्लास का बना हुआ है, ग्लास ट्यूब। तो इसका पूरा नाम हो गया इस एपरेटस का कि एच शेप ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब इसने लिया है। ठीक है, अब उसके 2 टांगे आपको दिख रही हैं, एच बना हुआ है ना ये, तो इसके 2 टांगे दिख रही हैं, टांग को हम लिम्ब भी कहते हैं। तो 2 लिम्ब्स दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लिम्ब ए कहलाता है एंड द सेकंड वन इज़ लिम्ब बी। तो 2 लिम्ब्स दिख रहे हैं, लिम्ब ए और लिम्ब बी, और ऊपर से जो है वो ये खुला हुआ है, ओपन है।
लिम ए में इसने क्या इंट्रोड्यूस कर दी, ऊपर से यहाँ से इसने डाल दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कि एसिड होता है, तो इसने HCl डाल दिया, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है, तेज़ाब है, ठीक है। तो उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया लिम ए से, और लिम बी में उसने ऊपर से डाल दिया एक और कंपाउंड जिसका फार्मूला है AgNO3। Ag होता है सिल्वर और NO3 होता है नाइट्रेट। ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो एक तरफ से उसने HCl डाला, लिक्विड होता है, और दूसरी तरफ से दूसरा लिक्विड उसने डाला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और अच्छा, इन दोनों को सेपरेट लिम्स में रखा है, इसका मतलब दे बोथ कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। अभी ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। जो रिएक्शन करने के लिए साथ में मिलना ज़रूरी है। जब तक साथ मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप बेडरूम में खड़े होकर माचिस जलाएंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हे को जलाने के लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा, वहाँ माचिस जलाओगे, वो चूल्हे के सामने तो चूल्हा जलेगा। रिएक्शन सामने सामने मतलब मिक्स जब तक नहीं होगा तो कैसे रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये एक अलग लिम में है, वो दूसरे लिम में, अलग अलग लिम्स में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये बिफोर रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर कि रिएक्शन से पहले ये कि ये कंडीशन है। और इसने इसको वज़न कर लिया, इसका वज़न मालूम कर लिया। लेट सपोज़ कि उसका वज़न जो है वो 10 ग्राम आ गया, 10 ग्राम आ गया, सपोज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या पता कोई और आया हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं 10 ग्राम आ गया, ठीक है। फिर इसने क्या, ऊपर से इस जो ये ऊपर से जो होता है, ये जो लिम्स हैं, ऊपर से चूँकि ये ओपन था तो उसने ऊपर से उसको जो है वो क्लोज़ कर लिया, ठीक है। इसको बंद कर लिया, और क्लोज़ करने के बाद इसने इसको शेक कर दिया। H शेप ट्यूब लिया, उसको उसने शेक कर दिया। जब शेक किया तो शेक करने से क्या हुआ कि लिम ए और लिम बी में जितने भी कंटेंट्स थे वो साथ में मिक्स हो गए। और मिक्स होने से क्या हुआ कि एक रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन हो गया, ये पता कैसे लगा कि वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट थे, पानी जैसे थे दोनों चीज़ें। वाइट कलर के डॉट्स बनने शुरू हो गए उसके अंदर, सफ़ेद कलर के दाने, जिनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है प्रेसिपिटेट। अगर किसी लिक्विड के अंदर छोटे छोटे दाने आ जाएँ, छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स आ जाएँ, तो उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे नॉर्मली आपने कुछ सस्पेंशन वगैरह में या सिरप वगैरह में देखा होगा कि सिरप वगैरह में जो है वाइट कलर के छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं कभी कभार, ठीक है। या नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि पाउडर दूध को अगर आप गर्म पानी में डाल दो, अगर कि आपने देखा ना पाउडर दूध गर्म पानी में डालते हो वो फट जाता है, तो वो बारीक दाने जैसा हो जाता है वो पाउडर दूध। हमेशा ठंडे पानी में घोलते हैं ना, अगर किसी को डायरेक्ट अगर गर्म पानी में आप डाल दो गर्म खोलते हुए उसमें, तो वो जो चाय बनेगी ना उसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, वो जो है ना छोटे छोटे, वो प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, PPT, शॉर्टकट में PPT कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। तो इसमें भी क्या वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब कोई रिएक्शन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गई, कोई चीज़ बन गई। उसने फिर दोबारा वज़न किया, दोबारा वेट नोट किया रिएक्शन के बाद, आफ्टर द रिएक्शन। तो उसका मतलब ये जो दो चीज़ें थीं, ये दो चीज़ें कहलाई गई रिएक्टेंट्स, के दे वर रिएक्टेंट्स। और बाकी जो बाद में जो चीज़ें बन गई वो क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट। और जो वाइट PPT बन रही थी ना, वाइट PPT, वो असल में सिल्वर क्लोराइड AgCl की बन रही थी, जो वाइट कलर की PPT थी, ठीक है। उसने दोबारा जब वेट किया इसका, तो उसने वज़न देखा तो हूबहू एग्जैक्ट 10 ग्राम आया। तो उसने देखा कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो वज़न रिएक्शन से पहले था, तो वही रिएक्टेंट्स का, वही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का सेम वज़न है। और ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है, उसके अंदर कोई कमी या ज़्यादती नहीं हो सकती। इसका मतलब मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ किस तरह से, HCl और AgNO3 मिलते हैं ना, तो नॉर्मली आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक वे पर बता देता हूँ कि यहाँ पर एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है कि दो कंपाउंड साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तो पहला वाला जो है वो दूसरे वाले के साथ मिल जाता है, दूसरा वाला पहले वाले के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से AgCl बन गया और उसके अलावा HNO3 बन गया। वो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। तो AgCl के वाइट PPT बन गए थे। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के मास 10 ग्राम आ गए। इससे ये प्रूफ होता है कि जो लेवॉइजर ने लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो एक करेक्ट लॉ था। ये H. लैंडॉल्ट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी।